Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Sajid Hussain. Today's our topic is टेंशन एंड एक्सेलरेशन। टेंशन और एक्सेलरेशन का टॉपिक आज हम लोग ने डिस्कस करना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके अंदर हमें सबसे पहले नंबर पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं टेंशन के बारे में कि टेंशन क्या चीज़ है। टेंशन एक फोर्स है दैट इज एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्स एक्ट करती है उसको हम एक्सेलरेशन टेंशन कहते हैं सॉरी। और एक्सेलरेशन के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो आज हम लोग स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो हम डिराइव करेंगे, फार्मूला डिराइव करेंगे उसका। और इसके अलावा जो है उस बॉडी की वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन जनरेट होता है, वो हमने मालूम करना है, उसका फार्मूला मालूम करना है, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी डिराइव करनी है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन इस किस्म के केस के अंदर फाइंड आउट करने के लिए हम मुख्तलिफ वेज इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ केसेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इस वक्त आपकी सेकेंडरी बुक के अंदर दो केसेस अवेलेबल हैं जिनमें केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर जो है दो बॉडीज हम ले लेते हैं जिनको हम नाम दे देते हैं ए और बी का। जिनमें बॉडी ए का जो मैस है वो हम फर्ज कर लेते हैं कि M1 है और बॉडी बी का जो मैस है हमारे पास है वो M2 है। तो इन दोनों बॉडीज को हम एक ऐसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लेते हैं जो कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को फिर हम एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कराते हैं और पुली के ऊपर पास कराने के बाद फिर हम ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों बॉडीज की वर्टिकल मोशन को। तो वर्टिकल मोशन के अंदर जो है इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने डिराइव करना है। और दूसरे नंबर पे इन दोनों बॉडीज जो कि इस स्ट्रिंग के साथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जो अटैच हैं, इन दोनों बॉडीज के अटैचमेंट की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो टेंशन पैदा होती है, वो टेंशन भी हमने डिराइव करनी है। तो हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि इन दोनों बॉडीज की जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन है। क्लियर होगी बात। इसके बाद जो है अब ओवरऑल ये जो पूरा सेटअप है, ये जो मैकेनिज्म है, ये पूरी ये डिवाइस है, इस डिवाइस को हम नाम देते हैं एटवुड मशीन का। एटवुड एक साइंटिस्ट है जिसने जो है ये पूरा जो मैकेनिज्म है, ये पूरा ये डिवाइस है, ये डिजाइन की थी। इसी वजह से उसी के नाम के मुनासबत से हम इसको कहते हैं एटवुड मशीन। तो इस एटवुड मशीन के अंदर दोनों बॉडीज जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन मालूम करना है और इनकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन पैदा होती है वो टेंशन हमने मालूम करनी है। टेंशन मालूम करने की मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करनी है हमने। तो चलते हैं सबसे पहले नंबर पे बॉडी ए की तरफ। तो हम ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि बॉडी ए का जो मैस है वो बॉडी बी के मैस से ग्रेटर है। बॉडी बी के चूंकि मैस से ग्रेटर है इसलिए जो है हम ये देख रहे हैं कि बॉडी ए जो है ये डाउनवर्ड मूव करेगा एट द सेम टाइम विद द सेम एक्सेलरेशन बॉडी बी अपवर्ड मूव करेगा। और ये दोनों का एक्सेलरेशन जो है सेम इसलिए है क्योंकि जिस पुली के ऊपर से जिस स्ट्रिंग पास हो रही है वो पुली फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली की वजह से ये दोनों बॉडी जो है सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी ए की। तो बॉडी ए के ऊपर जरा गौर कीजिए तो बॉडी ए चूंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का जो वेट की जो वैल्यू है वो इस बॉडी के ऊपर या इस बॉडी की वजह से स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली जो टेंशन की वैल्यू है उस टेंशन की वैल्यू से इसके वेट की वैल्यू ज्यादा है जिसकी वजह से ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो लिहाजा हमने इस बॉडी ए के ऊपर एक्ट होने वाले नेट फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो नेट फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखना है कि कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑब्वियसली। तो वो दो फोर्सेस कौन सी है? एक टेंशन की फोर्स है और दूसरी वेट की फोर्स है। तो इस लिहाज से नेट फोर्स हम हासिल करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों फोर्सेस को एड अप करेंगे। जब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स हासिल हो जाती है। और नेट फोर्स ये वो फोर्स होगी जो कि वेट की वजह से फोर्स होगी, ना कि टेंशन की वजह से फोर्स होगी, क्योंकि वेट की वैल्यू टेंशन की वैल्यू से ज्यादा है। तो इसलिए इन दोनों को जब हम ऐड अप करते हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक को हम पॉजिटिव रखेंगे दूसरी को नेगेटिव रखेंगे। तो इस तरीके से जो है दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से ये फॉर्म बनेगी नेट फोर्स इज इक्वल टू W1 माइनस T। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू W1 माइनस T। इसके अंदर W1 हमारे पास है वेट है और इसका फार्मूला हम जानते हैं W1 इक्वल होता है M1G के। तो W1 की जगह हमारे पास M1G आ जाएगा और टेंशन T एज इट इज आ जाएगी और नेट फोर्स की जगह हम F ले देंगे। और आगे हम ये जानते हैं कि
फोर्स F जो है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma हो जाना है। तो F इक्वल टू ma के मुताबिक हम यहाँ पर जो है m1a लिख देंगे। m1a इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम बॉडी A को डील कर रहे हैं, बॉडी A के मास को हम ऑलरेडी m1 कह चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर F इक्वल टू ma के बजाय m1a लिखेंगे और इसको साथ ही हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर बॉडी B। अब हम बॉडी B की तरफ आ जाते हैं। बॉडी B हम देख रहे हैं कि जैसे ही बॉडी A डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एट द सेम टाइम बॉडी B अपवर्ड मूव कर रहा है। और बॉडी B जो है जब ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी B की तरफ। तो दो फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रही है? टेंशन की फोर्स एक्ट कर रही है और दूसरा इसके वेट की फोर्स एक्ट कर रही है। अंडरस्टूड बात है कि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और टेंशन की डायरेक्शन इसके अपोजिट है इस वक्त इस केस के अंदर। तो डेफिनेटली हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चूंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है तो यहाँ पर वेट के मुकाबले में टेंशन की वैल्यू ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स मालूम करेंगे जो इस बॉडी को अपवर्ड मूव करने की वजह बन रही है। लिहाजा हम इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे, टेंशन प्लस वेट। अब तो चूंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसलिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक फोर्स को पॉजिटिव का नाम देंगे, दूसरी को नेगेटिव का नाम देंगे। तो इन दोनों को हम ऐड करते हुए जो वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले रखेंगे और जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसको बाद में रखेंगे। यहाँ पर क्योंकि वेट की वैल्यू कम है इसलिए जो है वेट को मैंने बाद में रखा है और टेंशन को पहले पुट कर दिया। जो T माइनस W1 हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स के, और नेट फोर्स को सिंपल F से रिप्रेजेंट किया और आगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बिल्कुल वैसे जैसे बॉडी A के केस के अंदर हमने देखा था वैसे बॉडी B के अंदर जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma हो जाएगा। तो ये हमारे पास F इक्वल टू m2 यहाँ पर पुट कर देंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बॉडी B को डील कर रहे हैं और बॉडी B के मास को हमने m2 का नाम दे रखा है। तो इस तरीके से हम हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास डिराइव होगी जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, और ये हमारे पास बन जाएगी m2a T माइनस m2g। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन डिराइव हो गए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने एक्सेलरेशन भी मालूम करना है और टेंशन भी मालूम करनी है, और बहुत ही आसान। इसके अंदर क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन की हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड करने की सूरत में हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को हमने जब ऐड किया तो टेंशन से कैंसिल हो गई और बाकी हमारे पास जो टर्म्स बची हैं उनको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास ये एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि हम इस फार्मूले की मदद से हासिल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेंशन की तरफ। अब टेंशन जो इस स्ट्रेन के अंदर इन दोनों बॉडीज की वजह से पैदा हुई है वो सेम वैल्यू होगी टेंशन की हर पॉइंट पर। क्यों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेंशन की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इसके अलावा ये फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास हो रही है। फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर पास होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। अब ये टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दो इक्वेशंस की हेल्प लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की। अब इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर 2 को जब हम इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली रिलेशन बनेगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद a से a कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास m2 ओवर m1 t माइनस t m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस t आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी और इसको जो है क्या करेंगे, हम फर्दर इस स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस स्टेप के अंदर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी जिसके अंदर m1 इनटू राइट हैंड साइड में m1 इनटू t माइनस m2g आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास m2 इनटू m1g माइनस t बन जाएगा। इसके बाद फर्दर इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाती है t इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैं जरा इसको मजीद बता दूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके अंदर जो है हमने क्या किया है, m1
M1 M2G लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया, और M2 को जब D के साथ मल्टीप्लाई किया तो M2T बन गया। और इसी तरीके से जो है राइट हैंड साइड में M1 को जब ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो M1T माइनस M1 M2G बन जाना है। और M1 M2G जो है जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाना है, इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और M2T ये नेगेटिव है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यूं हमारे पास इन दोनों टर्म्स में आपके पास जो है t कॉमन आ रहा है, इसको ये t कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास m1 प्लस m2 बन जाएगा। और इन दोनों टर्म्स को ऐड करके हमारे पास 2m1 m2g बन जाएगा, और m1 प्लस m2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास टेंशन की मैथमेटिकल फॉर्म हासिल हो जाएगी। थैंक यू जी बेटे। अब हमारे पास जो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन का सेकंड केस है, जिसके अंदर हमारे पास एक बॉडी जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बॉडी भी, और दूसरा बॉडी जो है वर्टिकली मूव कर रहा है। और इन दोनों बॉडीज को हमें सेम जैसे पिछले केस के अंदर दो बॉडीज को इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास बनाया, सेम वैसे यहाँ पर भी हम वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है पिछले केस और पहले इस वक्त वाले केस में कि इधर जो है बॉडी एक वर्टिकली मूव कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए सबसे पहले नंबर पे हम बॉडी ए की बात करेंगे। बॉडी ए के अंदर हमने नेट फोर्स फाइंड आउट किए। नेट फोर्स हमारे पास क्या है कि W1 माइनस T, W1 माइनस T। क्यों क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करता है तो वेट की वैल्यू टेंशन से बढ़ जाती है। तो नेट फोर्स जो हमारे पास हासिल होगी वो वेट की वजह से हासिल होगी। तो इस तरीके से जो है ये जो हमारे पास है वेट की वजह से फोर्स हासिल हुई है वो है F1 इसलिए कहा है क्योंकि बॉडी ए की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम कहेंगे F1 को M1 है, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बॉडी बी की तरफ। बॉडी बी के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है एट अ टाइम। तो इसके अंदर जो है एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड, और बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास टेंशन की फोर्स है। इस स्ट्रेन के अंदर जो टेंशन पैदा हुई है इस बॉडी बी की वजह से, वो फोर्स है तीसरी। अब हम देख रहे हैं क्योंकि बॉडी ना तो अपवर्ड मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लिहाजा रिएक्शन फोर्स और वेट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे रह जाती है हमारे पास टेंशन की फोर्स, और ये टेंशन की फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से ये बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करने पर मजबूर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बॉडी बी जो है ये इस नेट फोर्स टेंशन की वजह से जो है ये टुवर्ड्स द पुली मूव करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेट फोर्स इक्वल हो जाएगी टेंशन डी के, तो लिहाजा हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन डी, और नेट फोर्स इक्वल हो जाएगी F2 के। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा M2A के। और नेक्स्ट हमारे पास हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यूं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हासिल हो जाती है। एक्सेलरेशन सबसे पहले मालूम करेंगे। मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन हासिल हो जाती है। फाइनल फॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास ये t की वैल्यू आ जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है टेंशन t की। और इस वैल्यू के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g भी अवेलेबल है, तो हम इस इक्वेशन की मदद से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी मालूम कर सकते हैं। यूं हमारे पास इस सेकंड केस के अंदर जो है दो फॉर्म्स हमारे पास हासिल हो गई है, एक एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल फॉर्म और दूसरी हमारे पास टेंशन की मैथमेटिकल फॉर्म। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ है कि इसके अंदर बेटा दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं। इन दोनों केसेस के अंदर कहीं भी कोई भी स्टेप अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप मेरे साथ अपना सोशल मीडिया का कोई भी वे इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।